Good morning, students. Today we'll discuss about the history of class 10 lesson थर्ड। और ये वीडियो नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 वीडियो कर चुका हूँ लेसन पर, और नहीं देखे तो आप उसको देख लीजिए। मैं पिछले वीडियो में पढ़ रहा था कल कल के टॉपिक में, लेकिन ड्यू टू द टेक्निकल फॉल्ट हम लोग उसको कंप्लीट नहीं कर पाए। तो आज मैं फिर से उसी जगह से स्टार्ट करूँ जहाँ से हम लोग पिछले क्लास में छोड़ा था, यानी कि पेज नंबर आपका 65। ये पॉइंट है 3.2, हाउ पार्टिसिपेंट सा द मोमेंट। ओके, तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि लेटेस्ट नो look at the different social group and that participate in the civil disobedient movement. Why this movement joined the movement and what were their ideals and what this Swaraj means them. यानी कि बहुत सारी बातें हम लोग इसमें देखने का प्रयास करेंगे कि हम लोगों ने देखेंगे कि इसमें अलग अलग सोशल ग्रुप के लोग थे, उसमें मोमेंट को किस तरह से पार्टिसिपेट किया और सबका मोमेंट को पार्टिसिपेट करने का एम क्या था, सब लोगों के मन में आइडिया क्या था और सबका स्वराज का मीनिंग क्या लोग लगाए थे। यानी कि अलग अलग सोशल ग्रुप के, जिसमें बड़े बड़े पीजेंट भी थे, लैंड लॉर्डर्स भी थे, पटीदार भी थे, इसमें कुछ पुअर पीजेंट भी थे, लैंडलेस लेबर भी थे, बिग मर्चेंट के साथ साथ पुअर लोग भी थे। तो सब लोगों ने, सभी सोशल ग्रुप ने अलग अलग व्यू में किस तरह से इस मोमेंट में पार्टिसिपेट किया और लोगों ने क्या क्या देखा इस मोमेंट के अंदर में। हम लोगों ने कल पढ़ा था कि इन द कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज लाइक द पटीदार्स ऑफ गुजरात एंड द जाट ऑफ उत्तर प्रदेश वेयर एक्टिव इन द मोमेंट। हमने देखा था कि जो बड़े बड़े पटीदार थे, जाट लैंड लॉर्डर्स थे या रिच जो पीजेंट थे, वो मतलब बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया था। जैसे उत्तर प्रदेश के जो बड़े पीजेंट थे उसको हम लोग पाटीदार बोलते हैं, और जो यूपी के जो है उसको जाट बोलते हैं। तो ये लोग बहुत अधिक मतलब अग्रेसिव होकर के पार्टिसिपेट किया था इस मूवमेंट को। बिग प्रोड्यूसर ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, क्योंकि इसमें यह था कि जो बड़े बड़े कमर्शियल क्रॉप्स के जो प्रोड्यूसर थे, बड़े पटीदार थे, उनकी फसल जो है बर्बाद हो चुकी थी और जो उनका रेट जो है वो डिप्रेस्ड हो गया था। यानी जो फसल का जो रेट था वो गिर चुका था। तो इसलिए वो लगान को चुकाने में या सरकार सरकार को रेवेन्यू देने में वो एबल नहीं थे। इसलिए वो पार्टिसिपेट किए थे कि हमारा जो रेवेन्यू है या तो कम कर दिया जाए या देने से माफ़ कर दिया जाए। इस तरह से उनको डिमांड था इस मोमेंट में शामिल होने का, उसका ये विचार था। जबकि रिच पीजेंट बिकेम द इथेंसी सपोर्ट ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट, जो बड़े बड़े किसान थे, रिच रिच जो पीजेंट थे, वो ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट किए थे। और इसको हमने देखा था और बहुत सारे जो प्रोग्राम को बाइकआउट भी इसमें किए थे। लेकिन जब फर्स्ट बार स्टार्ट हुआ था सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट 1930 में, तो उनकी डिमांड को कंप्लीट हुए बिना ही महात्मा गांधी 1931 में मार्च में जब पैक्ट हुआ था सिविल इरविन महात्मा गांधी का जब पैक्ट हुआ था, तो पैक्ट के बाद महात्मा गांधी ने नॉन कॉपरेशन सॉरी सिविल डिसोबीडिएंट को ऑफ कर दिया था। तो बहुत सारे पीजेंट जो है नाराज हो चुके थे कि हमारी डिमांड को पूरा भी नहीं हुआ, और महात्मा गांधी ने क्या किया था, मूवमेंट को बंद कर दिया था। यही वजह है कि फिर जब दोबारा 1932 में महात्मा गांधी ने नॉन सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किए थे, वहाँ से सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस में आने के बाद, दिसंबर 1931 के बाद, तो बहुत सारे पीजेंट जो थे इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए थे कि बार बार हम पार्टिसिपेट होते हैं, आंदोलन में शामिल होते हैं और हमारी डिमांड को पूरी नहीं होती। तो ये समस्या था बड़े बड़े यानी कि रिच पीजेंट का। अब कहते हैं जो पुअर पीजेंट क्या थे, जो पुअर पीजेंट थे या फिर जो लैंडलेस लेबर थे, जो कि दूसरों से जमीन लेकर के मालगुजारी पर खेती करते थे, उन लोगों ने किस तरह से पार्टिसिपेट किया था, उनकी नज़र में क्या था ये मोमेंट, हम आइए देख लेते हैं। द पुअर peasantry were not just interested in the lowering of the revenue demand। जिस तरह से जो बड़े बड़े पटीदार थे या जो लैंड लॉर्डर्स थे, जो किसान थे, वे लोग जो पार्टिसिपेट किए थे जिस लक्ष्य को लेकर के हमारा रेवेन्यू कम हो जाएगा या माफ हो जाएगा, उस तरह की बात पुअर पेजेंट्री में नहीं थी। क्योंकि इनके पास जमीन ही तो फिर रेवेन्यू कहाँ से, इनको समस्या थी पटीदार से, इनको समस्या लैंड लॉर्डर से, जिनसे जमीन जो है टैग रेंट पर लेकर खेती करते थे। इनकी डिमांड थी कि हमारा जो रेंट है वो माफ़ कर दिया जाए। तो देखिए हम लोग इसमें देखें कि जो नॉन कॉपरेशन या जो सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट हुआ था, इधर से कह सकते हैं कि इसमें जो जो लोग पार्टिसिपेट हुए थे एक दूसरे के विरोधी थे। यानी कि जो बड़े पीजेंट के विरोधी, बड़े पीजेंट जो है गवर्नमेंट के विरोधी थे, और जो छोटे पुअर पुअर पीजेंट्री थे वे लोग बड़े बड़े लैंड लॉर्डर्स के विरोधी थे। जो बड़े मर्चेंट थे वे छोटे व्यापारियों से विरोधी थे। यानी कि सब एक दूसरे के अपोजिट साइड में था, सबकी डिमांड थी दूसरे की अपोजिट में थी। इसलिए सब लोगों ने अलग अलग कैटेगरी से या अलग अलग एरिया से जुड़ा था, सबकी डिमांड जो थी अलग थी। सपोज दैट एक आदमी है या जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट की बात ले ले अगर,
तो अगर गवर्नमेंट हिंदू मुस्लिम पे, अगर हमारे कंट्री जो है हिंदू मुस्लिम की तरफ से बात करती है, यहाँ पर मतलब डाइवर्सिटीज है भी, हमारी कम्युनिटी जो है हिंदू है, कुछ मुस्लिम भी है। तो अगर गवर्नमेंट हिंदू की तरफ बात करे तो मुस्लिम कम्युनिटी नाराज होती है, नारेबाजी लगाती है, अपोज में आवाज़ उठाती है। लेकिन जब हमारे सरकार जो है अगर मुस्लिम के प्रति कुछ काम करती है, कोई ये करती है, तो हिंदू लोग यहाँ नाराज होते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ऐसा नहीं कर रही है, वैसा नहीं कर रही है। सेम प्रक्रिया हमारे कंट्री में उस समय थी, जब हमारे कंट्री में जब सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट चल रहा था। क्योंकि अलग अलग कैटेगरी के लोग अपनी भी डिमांडों को, अपनी समस्याओं को लेकर के उसमें ऐड हुए थे कि हमारा समस्या जो है समाप्त जाएगा। बड़े बड़े जो बिग पिजेंट्री थे या जो रिच पिजेंट्री थे, उनका मानना था कि अगर हम इसमें पार्टिसिपेट होते हैं तो रेवेन्यू हमारा कम हो जाएगा या फिर माफ हो जाएगा। जबकि जो छोटे या पुअर पिजेंट्री थे, ये जो रेंट पर लेकर लेकर एग्रीकल्चर करते थे, उनका राय था, उनका विचार था कि अगर हम इस मोमेंट में पार्टिसिपेट होते हैं तो हम जो टैक्स को लेकर के ज़मीन को खेती करते हैं, वो हमारे रेंट माफ हो जाएगा या फिर रेंट कम कर दिए जाएंगे। दोनों दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है काफ़ी देर तक ये मोमेंट जो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो आगे देखते हैं। मेनी ऑफ देम वेयर स्मॉल टेंट्स, जो कि बहुत में से छोटे छोटे किसान थे जो कि रेंट पर लेकर खेती करते थे। टेंट कल्टिवेटिंग लैंड दे हैड रेंटेड फ्रॉम द लैंड लॉर्डर्स, एंड द डिप्रेशन continued and cash income divined small tents founded in difficult to pay the rent। यानी वही बात है, जो छोटे छोटे जो पुअर पेजेंट्री थे या जो पुअर प्रजेंट थे, जो टेंट पर यानी कि रेंट पर लेकर खेती करते थे, बड़े बड़े लैंड लॉर्डर से, तो वो बिल्कुल ही अपोजिट थे। वो चाहते थे कि हमारे जो टैक्सेस हैं, जो रेंट है, वो माफ़ कर जाए, जो हम पे नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी फसल जो है बर्बाद हो चुका है। दे वांटेड टू अनपेड रेंट, चाहते कि जो बाकी का किराया जो देना है ज़मीन का, वो माफ़ हो जाए और लैंड लॉर्डर जो है उसको माफ़ कर दे और दोबारा हमें फिर से लैंड दे, ताकि हम उस पर एग्रीकल्चर दोबारा कर सकें। दे ज्वाइंड अ वैरायटी ऑफ रेडिकल मूवमेंट, और इस वजह से अलग अलग कई सारे मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी हुए थे, जिसमें सोशलिस्ट मूवमेंट था, कम्युनिस्ट मूवमेंट था। और अप्रीहेंसिव राइजिंग इशू इन माइट अपसेट इन रिच पेजेंट्री एंड peasants and landlords, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट द नो रेंट। और जबकि कांग्रेस जो थी वो सपोर्ट नहीं करती कि भाई रेंट माफ नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस जो थी बड़े बड़े जो पेजेंट थे या जो रिच पेजेंट थे उनको सपोर्ट करती थी, गवर्नमेंट का जो है टैक्स माफ कर या कम करा दिया जाए। उस पर ये कांग्रेस जो कांग्रेस थी उसकी विचार ये थी। जबकि जो छोटे छोटे जो पुअर पेजेंट थे, वो चाहते थे कि हमारा जो रेंट लिए है जमीन का, वो रेंट माफ हो जाए इस तरह से। तो सो द रिलेशनशिप बिटवीन द पुअर पेजेंट्री एंड द कांग्रेस रिमेंड अनसर्टेन, इसलिए जो कांग्रेस के जो लीडर थे और जो पुअर पेजेंट थे, उनकी विचारधारा दोनों से मिलती नहीं थी। क्योंकि जो कांग्रेस थी वो बिग पेजेंट को सपोर्ट करती थी, उनकी जो टैक्सेस थी, रेंट जो रेवेन्यू थी गवर्नमेंट को, वो कम कराने पर लगी थी, जबकि वो टैक्स कम कराने की बात नहीं कहती थी छोटे किसानों के लिए। इससे दोनों का जो है वो डिफरेंट गोल था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज में है आपका, व्हाट अबाउट द बिजनेस क्लासेस। जो बिजनेस क्लास थे, जो बड़े बड़े जो बिग मर्चेंट थे, जो रिच मर्चेंट थे, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग में, जो कि फॉरेन कंट्री का जो प्रोडक्ट्स था हमारे कंट्री में आना कम हो चुका था, जो कि फॉरेन कंट्री जो था वो युद्ध की सामग्री को प्रिपेयर्ड या प्रोडक्ट करने में बिजी था। उसमें हमारे कंट्री का जो इंडस्ट्री था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिंग बढ़ रहा था। तो लोग उसको अधिक से अधिक मतलब बेनिफिट कमा रहे थे। हमारे कंट्री के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या जो बिग बिजनेसमैन थे, जिसको हम पढ़ेंगे लेसन 5 में, कि जब हमारे कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, औद्योगिकरण हो रहा था, तो उसमें हमारे कंट्री का जो इंडस्ट्री था बहुत ज़्यादा काफ़ी एक्सपेंशन पे था, विस्तार कर रहा था, डेवलप कर रहा था। तो उसमें जो बिग पेजेंट थे वो चाहते थे, सॉरी बिग मर्चेंट थे, चाहते कि फॉरेन गुड का जो इम्पोर्ट होता है हमारे कंट्री में वो ना हो, और हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को काफ़ी महंगे दामों पर सेल करें। जबकि यहाँ के जो पुअर पेजेंट थे वो चाहते थे कि नहीं, बाहर से जो माते हैं इम्पोर्टेंट गुड्स या क्लॉथ जो है वो काफ़ी सस्ते हुआ करते थे, तो चाहते थे कि नहीं, जो प्रोडक्ट्स है वो आते रहें। दैट मीन्स यहाँ पर भी अपोजिट बातें थी। हम देखते हैं, चलते हैं आगे। What about the business classes? How did they relate to the civil disobedience movement during the First World War? Indian merchant and industrialist had made a huge profit and become powerful। यानी कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाए थे और अधिक धनी भी हो चुके थे। Keen on expanding their business, और अधिक अपने बिजनेस को फैलाने के शौकीन थे। They now react against the colonial policy that restricted business activity. They wanted protection against the import foreign goods, and the rupees sterling foreign exchange ratio
द वर्ल्ड इन डिस्करेज इम्पोर्ट, यानी कि जो वर्ल्ड का जो अदर वर्ल्ड का जो रेशियो का जो रुपीज का जो करेंसी था और हमारे जो इंडिया का रुपी था, उसमें जो प्रोडक्शन था, जो डिफरेंसेस था, यानी जो वैल्यू अलग अलग होती थी, इंडिया कम होता था, फॉरेन कंट्री का जो रुपीज की वैल्यू ज़्यादा होती थी, या तो जो रेशियो है वो कम हो जाए और हम लोग अधिक से अधिक जो है उसको प्रॉफिट कमा सकें। और इस प्रकार से जो टू ऑर्गेनाइज बिजनेस इंटरेस्ट और बिजनेस को इंटरेस्ट अधिक बढ़ाने के लिए यहाँ पर फॉर्म किए गए थे दो मतलब संस्थाएं, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 में, एंड द फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, यानी कि FICC जो है एक तरह से संस्था होती है, इसको मतलब ये किया गया था। ओके, तो इसमें दो तरह की मतलब एसन को ये फॉर्म किया गया था 1920 में, लेड बाय द प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक द पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड द GD बिरला। दो जो थे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, औद्योगिक यानी कि उद्योगपति थे, उनके द्वारा इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था, जिसके अंदर क्या था, कॉलोनियल्स कंट्रोल को करते थे कि यानी कॉलोनियल जो गवर्नमेंट थी हमारे कंट्री में जो है इंपोर्ट गुड को ना करें, और हम अपने अपने गुड्स को या अपने प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक अपने कंट्री में सेल करें। एंड द सपोर्ट ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट व्हेन द फर्स्ट लॉन्च, और जब पहली बार जब फर्स्ट महात्मा गांधी ने ये लॉन्च किया था डिसोबीडिएंट मूवमेंट को, उसमें लोग बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। दे गिव फाइनेंशियल असिस्ट, और ये फाइनेंशियल मतलब कुछ पैसे भी दिए थे, एंड रिफ्यूज टू सेल या बाई इम्पोर्टेड गुड, और लोग जो बाहर से माल आते थे उसको बेचने में और क्या करते हैं उसको मंगाने में, लोगों ने क्या किया था, उसको रिफ्यूज किया था कि हमारे कंट्री का प्रोडक्ट अधिक से अधिक यूज हो, अदर कंट्री का प्रोडक्ट जो है ना हो। मस्ट बिजनेस मैन केम टू सी स्वराज एट a time when colonial restrictions on business would no longer exist, can trade and industry would flourish without constraints, यानी कि वो लोग बहुत अच्छा फील करते हैं कि हमारे कंट्री में जब फॉरेन गुड्स नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, अपने कंट्री के प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक उसको मतलब सेल कर सकते हैं। बट आफ्टर द फेल्यूर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल हो गया, महात्मा गांधी जब गए थे इरविन पैक्ट करके कि हम जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बिजनेस ग्रुप नो लॉन्गर इनफॉर्मली इथेंसिटी, यानी कि वो काफ़ी देर तक इस पार्टिसिपेट को नहीं कर पाए, चूंकि महात्मा गांधी को वहाँ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं होने दिया गया, और इनकी सारी बातें जो है वहाँ पर मतलब नहीं रखी गई। दे वेयर अप्रीहेंसिव ऑफ अ स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट्स एक्टिविटीज एंड वरीड अबाउट प्रोपुलेंट डिस्टर्ब ऑफ द बिजनेस, और जब बिजनेस डिस्टर्ब हो गया तो काफ़ी ज़्यादा नाराज हो गए थे, चिंतित हो गए थे। एज वेल एज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म अमॉन्ग्स द यंगर मेंबर ऑफ द कांग्रेस, इस तरह से यंगर मेंबर्स थे कांग्रेस में, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हुए थे कि महात्मा गांधी जो मूवमेंट को बंद भी कर दिए और हमारी डिमांड भी वहाँ पर कंप्लीट या पूरी नहीं की गई है। ओके, अब आगे देखते हैं कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर क्लास थे, जो मतलब वर्किंग जो लेबर कैटेगरी के लोग थे, वो किस तरह से इस पार्टिसिपेट को मतलब मूवमेंट को पार्टिसिपेट किया, और उनके नज़र में इस मूवमेंट कैसा था। देखते हैं कि इस बार जो अधिक से अधिक वर्कर जो इसमें पार्टिसिपेट नहीं हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट जब बार लंच हुआ था 1931 में या 30 में, तो उसमें कई सारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति थे या जो मर्चेंट थे, वे सपोर्ट कर रहे थे। सपोज दैट अगर हमारे जो कोई एनिमी है या हमारा अपोजिट पार्टी है, अगर किसी को सपोर्ट कर रही है तो हम उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमेशा मेरे अपोजिट पार्टी को सपोर्ट करेगी। सपोज दैट दो लोग हैं, दो कम्युनिटी है, और एक कम्युनिटी जो है किसी अदर पार्टी को सपोर्ट करती है, तो हम उस पार्टी को सपोर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे अपोजिट पार्टी को सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर वही बातें थी, छोटे छोटे वर्कर और बड़े बड़े जो है क्या बोलते हैं उसको, मर्चेंट या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट में। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट उस कांग्रेस को सपोर्ट करते तो वहाँ पर जो लेबर पार्टी के लोग जो सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि हमेशा वो लेबर पार्टी की बात को नहीं मानती थी, बड़े जो है पार्टियों की बात करती थी। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन लार्ज नंबर। केवल नागपुर के जो वर्कर्स थे, नागपुर के जो क्षेत्र के लोग थे, वही केवल इस मूवमेंट में ज़्यादा से अधिक पार्टिसिपेट किए थे। एज द इंडस्ट्रियलिस्ट कम क्लोजर, जैसे जैसे उद्योगपति कांग्रेसियों के नज़दीक में आते गए, जो वर्कर लोग हैं वो उनसे दूर चले जाते मतलब जो होते गए, क्योंकि
जो कांग्रेस थी वो हमेशा इंडस्ट्रियलिस्ट की बातें मानती थी, उनकी भलाई के लिए वर्क करती थी, जबकि लेबर के लिए वर्क को नहीं सुनती थी। बट इन डिस्पाइट ऑफ दैट सम वर्कर, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे वर्कर थे जिसमें पार्टिसिपेट किए थे इस मूवमेंट में, सेलेक्टिवली अडॉप्टिंग सम ऑफ द आइडियाज, और उसमें मूवमेंट के बारे में कुछ आइडिया भी है जो उसको फॉलो अप किए थे। जैसे गांधी जी के प्रोग्राम था, जैसे बाइकाट प्रोग्राम था, फॉरेन कंपनी को बाइकाट करना, फॉरेन गुड्स को बाइकाट करना, और जो है अपार्ट फ्रॉम देयर वेन वन मोमेंट अगेंस्ट द लो वेजेज, और जो उसमें कम वेजेज पे जो मजदूरी करते थे, तो महात्मा गांधी ने कहा था कि आप लोगों की मजदूरी के बारे में बात की जाएगी, हाई वेजेज देने की बात सरकार से की जाएगी। इस तरह की बात जो हुई थी, तो बहुत सारे वर्कर जो है पार्टिसिपेट भी किए थे। एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस के अगेंस्ट में, जब महात्मा गांधी ने कहा था कि आपकी लो वेजेज को मतलब बढ़ाई जाएगी, आपकी जो कंडीशंस है वर्क करने का उसको भी मतलब इंक्रीज किया जाएगा अगर आप मूवमेंट में पार्टिसिपेट होते हैं तो। इस तरह की बातों को लेकर के बहुत सारे वर्कर भी पार्टिसिपेट हुए थे। देयर वेयर स्ट्राइक बाय रेलवे वर्कर्स इन 1930 एंड डॉक वर्कर्स इन 1932। इन 1930 thousands ऑफ वर्कर इन छोटा नागपुर टीन माइंस वर गांधी जी कैप्स, यानी कि इसमें 1932 में 1931 में बहुत सारे वर्कर जो है गांधी जी की मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी हुए थे। उसमें नागपुर के जो प्रेजेंट थे, यानी जो वर्कर थे जो माइंड में वर्क करते थे, वो महात्मा गांधी जैसे टोपी को कैप को लगा करके और मतलब उसमें पार्टिसिपेट किए थे उस मूवमेंट में। रिलेटेड टू द इंक्लूड वर्कर्स डिमांड एज पार्ट ऑफ द प्रोग्राम ऑफ स्ट्रगल, ही फेल्ट दैट दिस वुड एलिनेट द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड डिवाइड द एंटी इंपीरियल फैक्टर फोर्सेस। तो इस तरह से जो है बाद में जो लगा कि भाई ये जो गवर्नमेंट है, ये जो पॉलिसी है, जो ये मूवमेंट है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट के फेवर में है, उद्योगपतियों के फेवर में है, तो जो हाँ वर्कर जो लोग थे उससे अलग हो गए, पार्टिसिपेट से बाहर आ गए थे। अब कहते हैं कि इस मोमेंट में केवल उद्योगपति या फिर लेबर वर्क या बिग पीजेंट या पुअर पीजेंट ही नहीं थे, बल्कि इसमें कुछ वोमेन भी थी जो महात्मा गांधी के मूवमेंट में शामिल हुआ करती थी। जैसे आपने पढ़ा था साल्ट मार्च में, दांडी मार्च में, जब महात्मा गांधी जहाँ स्टे होते थे, रात को रुकते थे, वहां पर अधिक से अधिक वोमेन भी आती थी और क्या करती थी, उनके विचारों को सुनती थी, समझने का काम करती थी। तो यहाँ देखते हैं नेक्स्ट में जो है, अनदर इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, यानी कि औरतें भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट हुई थी। ड्यूरिंग द गांधी जी साल्ट मार्च थाउजेंड ऑफ वुमेन केम आउट ऑफ देयर होम्स टू लिसन टू हिम, यानी गांधी जी को सुनने के लिए घरों से आती थी, इनके विचारों से अवगत होती थी। दे पार्टिसिपेटेड इन पोस्टेड मार्च, और उसमें पार्टिसिपेट भी हुई थी। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट भी बनाई थी, और पिक्ड फ्रॉम जेल, उसमें बहुत सारी औरतें जो हैं कपड़ों की होली भी जलाई थी, शराब की बोतलें भी तोड़ी थी, और उसमें बहुत लोग जेल भी गई थी। इन अर्बन एरियाज, जो शहरी क्षेत्रों में जो बड़े हाई क्लास की औरतें थी, फैमिली की औरतें थी, वो भी पार्टिसिपेट अधिक से अधिक हुई थी। और रूरल एरिया के जो औरतें थी, वे कम फ्रॉम रिच पीजेंट, जो धनी धनी लोगों के जो औरतें थी, वो पार्टिसिपेट की थी इस मूवमेंट में। मूव्ड बाय गांधी जी कॉल दे बिगेन, जब गांधी जी ने पार्टिसिपेट के लिए जो कॉल की थी, वही सभी लोगों ने इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट हो, तो कंट्री से बहुत सारे एरियाओं से जो वुमेन्स हैं आई थी और मूवमेंट में पार्टिसिपेट की थी। येट दिस इंक्रीज पब्लिक रूल डिड नॉट नेसेसरीली मीन्स एनी रेडिकल चेंज इन द वे ऑफ द पोजिशंस ऑफ वुमेन वाज विजुलाइज। हालांकि इतने पार्टिसिपेट होने के बाद भी बड़े पैमाने पर औरतों के पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं दिखता था इस मूवमेंट में शामिल होने से। गांधी जी was convinced that it was the duty of women to look after home and health। जब गांधी जी माना करते थे, मतलब उनके विचार थे कि औरतों का काम केवल घर की देखभाल करनी है, उनको मूवमेंट में या फिर शामिल ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्हें बी गुड मदर्स, अपने क्लास 9th में पढ़ा था हिटलर के स्टोरी में, कि क्या विचार था औरतों के ऊपर, लोगों का विचार था कि औरतें केवल घर के लिए होती हैं, वो घर में रहें और उसकी मतलब केयर टेक करें और एक अच्छी माँ बने और एक अच्छी औरत बन सकें, ठीक है। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम द कांग्रेस वाज रिलुजेंट द अलाउ वुमेन टू होल्ड एनी पोजीशन ऑफ अथॉरिटी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। और कांग्रेस काफी लंबे समय तक इस बात को मानने को इनकार करता था कि औरतों को किसी भी राजनीतिक कार्यों में, कार्यक्रम में पार्टिसिपेट नहीं होना चाहिए, या किसी भी अथॉरिटी में उनको कोई हिस्सेदारी नहीं होना चाहिए। इट वाज किन ओनली देयर सिंबॉलिक प्रजेंस, और यह केवल नाम मात्र का एक प्रजेंस है, जबकि कांग्रेस जो है इससे बहुत
मतलब अगेंस्ट में था। ओके, तो इसको हमने देखा। अब हम कल पढ़ेंगे द लिमिट्स ऑफ द सिविल डिसोबीडिएंट, आखिर इस मोमेंट का लिमिटेशन क्या था, इसको हम पढ़ेंगे कल नेक्स्ट क्लास